क्यों नहीं देंगे हम टैक्स? देश हमारा है, राज्य हमारा है, हम इसी जनता से कमाते खाते हैं, क्यों नहीं देंगे? परंतु अगर हमको महसूस होता है कि इसका बंदर बांट होगा, इस राजस्व में भ्रष्टाचार होगा, हम टैक्स नहीं देंगे। ये आकर के हमारी दुकान में दादागिरी करना चाहते हैं। मैं चेता देना चाहता हूँ सभी लोगों को, सरकार के अंदर और अधिकारियों को, कि अगर ये विधेयक निरस्त नहीं हुआ, हम पर जबरन थोपा गया, तो हम व्यापारियों को अपनी दुकानों में घुसने नहीं देंगे, किसी कीमत पर घुसने नहीं देंगे। 5 रुपया 10 रुपया, 5 रुपया 10 रुपया ठेकेदार को ठेका दे दिया, वो वसूलता फिर रहा है। 500 रुपये की सब्जी बेचने वाले व्यक्ति को ऐसा सोचिए, ठीक है 5 रुपया देगा, 10 रुपया देगा, परंतु उसके व्यापार के समय में आप खड़े हो गए, दे 10 रुपया, दे 20 रुपया, ये शोभा देता है सरकार को? सरकार कहती है कि व्यापारी लूट मचा देंगे, कृषि समिति नहीं होने की। तो माना रेट हो जाएगा, जिसको चाहेंगे उसको मंगाएंगे। अब टमाटर कभी घटा देंगे, कभी गेहूं घटा। नहीं, इनका सोच है उस तरह का। अब 400 करोड़ रुपया 2015 में था, अब 148 करोड़ है। कोई हिसाब किताब देने वाला नहीं है, कारण कि बोर्ड से पूछने का अधिकार किसी को है ही नहीं। मैं एक सीधे तौर पर, और निठल्लों को पैसा देने के लिए जनता थोड़े बाध्य है कि जनता पैसा देगी और जो लोग काम नहीं कर रहे उनको तनख्वाह दिया जाएगा। 148 करोड़ रुपए का इन लोगों ने एफडी करा करके रखा हुआ है अभी भी बोर्ड ने। उस एफडी के पीछे उनकी मंशा अच्छी नहीं है। हम कहते हैं अगर आपको विकास करवाना है, आप उस पैसे को पहले खर्च कीजिए, लगाइए। आप झारखंड में इन दिनों सरकार और व्यापारियों के बीच कुछ अच्छी नहीं बन रही है। हर कोई एक दूसरे को शक की निगाह से देख रहा है। व्यापारी जहां कह रहा है कि सरकार चाहती है कि खून सिरिंज के माध्यम से टान लिया जाए, वहीं सरकार कह रही है थोड़ा सा तो टैक्स आपको सहना ही पड़ेगा अगर आप राज्य का विकास चाहते हैं। हमारे साथ चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष हैं अर्जुन जलान जी, ये आपको बताएंगे कि किस बात को लेकर ये पूरी तरीके से नाराज़ हैं, पूरा व्यापारी वर्ग नाराज़ है। और इन लोगों ने पूरा जो पंडरा बाजार समिति में जितना भी आवक वस्तु है, चाहे वो दाल हो, तिलहन हो, चावल हो, गेहूं हो, सबको बंद कर रखा है। अर्जुन जी, क्या नाराज़गी क्या है? नहीं, नाराज़गी इस बात की थी कि 2015 में कृषि टैक्स जो है उसको सरकार ने बंद कर दिया था, परंतु अभी मार्च महीने में हमारे कांग्रेसी कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख जी ने फिर से विधेयक ला कर के आवश्यक वस्तुओं पर जो है कृषि टैक्स के रूप में 2% और पेरिसेबल प्रोडक्ट्स पर 1% का कर का रोपण किया है। तो हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध का एकमात्र कारण यह है कि कृषि विभाग जो है, कृषि मंडियां, वो अकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। उसी को आधार बना करके 2015 में तत्कालीन सरकार ने इसको समाप्त किया था। बोर्ड और सरकार के फ़र्क को अगर आप महसूस करिएगा तब आप समझ पाएंगे इसके भ्रष्टाचार को। कृषि टैक्स का राजस्व सरकार के खाते में नहीं जाता है। हाँ, वो मार्केट कृषि टैक्स जो है वो बोर्ड के खाते में जाता है और उसको खर्च करने का अधिकार बोर्ड को है। तो बोर्ड के जो सचिव और दूसरे अधिकारी होते हैं वो अपनी उसका सारा मंशा जो है खराब रहता है और व्यापारी प्रताड़ित होते हैं और उनका भयादोहन होता है। और अब जहाँ तक आज की बात है कि कृषि टैक्स लगने से, चूँकि पड़ोसी राज्यों में कृषि टैक्स नहीं है और कृषि टैक्स के हटने से यहाँ पर राइस मिलिंग का काम बहुत अच्छा होने लगा, राइस के मिल बहुत ज़्यादा लगे, किसानों ने भी धान का उपज बहुत अच्छा कर रहे हैं। परंतु आप अगर 2% कृषि टैक्स लगाएंगे तो किसानों को उनके उपज का यहाँ पर मूल्य कम मिलेगा, फिर से कृषि जो है यहाँ पर कमज़ोर पड़ेगी, या किसान यहाँ का धान पड़ोसी राज्यों में ले जा कर के बेचेंगे जहाँ उनको 2% दाम ज़्यादा मिलेगा। इससे यहाँ के मिलों को जो है व्यापार कम मिलेगा, यहाँ की मिलें बंद होने लग जाएंगी। लेकिन सरकार का एक तर्क है कि व्यापारी लोग जो कह रहे हैं कि बाजार समिति में पूरा भ्रष्टाचार है, ये है, ये लोग की मंशा एक्चुअली में है कि पूरा बाजार समिति ही भंग कर दिया जाए। बोले ये कैसा हो सकता है, हम लोग पूरा एक विंग को ही बंद कर दे, तब तो व्यापारी लूट मचा देंगे। नहीं, ऐसा लूट का कोई संसाधन नहीं है। बिहार में अभी आज से करीबन 10-12 साल पहले
और वहाँ के इसको किसी भी कार्य का न समझते हुए बिहार सरकार ने इसको पूर्णतः भंग कर दिया था। वहाँ पर दीदारगंज में और दूसरी जगहों में जो कृषि मंडियाँ थीं वो टोटल बंद कर दी गई। ये कानूनी रद्द कर दिया गया। ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। आप ये देख लीजिए, अभी जीएसटी है लगा हुआ, बहुत ट्रांसपेरेंट और बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है। आप कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं, कितना आवश्यक वस्तु आ रहा है, किस पर कितना टैक्स जा रहा है, आप जीएसटी के प्लेटफॉर्म पर जा कर के ले सकते हैं। कोई उसमें दिक्कत परेशानी नहीं है। अभी अगर ये सरकार कहती है कि व्यापारी लूट मचा देंगे, कृषि समिति नहीं होगी, तो माना रेट हो जाएगा, जिसको चाहेंगे उसको मंगाएंगे, वह टमाटर कभी घटा देंगे, कभी गेहूं घटा। नहीं, इनका सोच है उस तरह का। आप ये जो बात आ रही है, इससे आप समझ सकते हैं कि इनकी सोच कितनी बुरी है। मैं कह रहा हूँ 2015 से लेकर के 2022 है, 7 साल हो गए। आपको कहीं कुछ लगा क्या कि 15 के अंदर में व्यापारी बेलगाम हो गए? कभी व्यापारी बेलगाम नहीं। पूरे समिति तो है, एग्जिस्ट कर रहा है, अब उसको चलाने के लिए पैसा चाहिए। नहीं, चलाने के लिए पैसा है इनके पास। 148 करोड़ रुपए का इन लोगों ने एफडी करा करके रखा हुआ है अभी भी बोर्ड ने। उस एफडी के पीछे उनकी मंशा अच्छी नहीं है। हम कहते हैं अगर आपको विकास करवाना है, आप उस पैसे को पहले खर्च कीजिए, लगाइए। आप उसके सुंदरीकरण के लिए लगाइए, उसको ठोस करने के लिए मंडियों को लगाइए, परंतु उनकी मंशा अच्छी नहीं है। उन्होंने वो पैसा इसलिए दबा करके बैठे हुए हैं कि अधिकारी हर साल रिटायर हो रहे हैं। हर अधिकारी के रिटायरमेंट पर उनको पेंशन के रूप में और वेतन के रूप में और पेंशन घर पैसा देना, वो भी तो देगी ना सरकार देगी। ठीक है, दे, मैं कहता हूँ दे, परंतु उसका हिसाब किताब सब प्रॉपर वे से रखा किया जाना चाहिए ना। वो तो सिस्टम है, देख रहा है कि कहाँ पैसा जा रहा है। कोई सिस्टम नहीं है। 400 करोड़ रुपया 2015 में था, अब 148 करोड़ है। कोई हिसाब किताब देने वाला नहीं है, कारण कि बोर्ड से पूछने का अधिकार किसी को है ही नहीं। बोर्ड से पूछने का अधिकार ही नहीं है। मैं एक सीधे तौर पर, और निठल्लों को पैसा देने के लिए जनता थोड़े बाध्य है कि जनता पैसा देगी और जो लोग काम नहीं कर रहे उनको तनख्वाह दिया जाएगा, हैं? ऐसा कैसे होगा? मुख्य बात यह है कि इनको तनख्वाह से भी कोई लेना देना नहीं, इनको भ्रष्टाचार फैलाना है। हम उस भ्रष्टाचार का पार्ट किसी भी रूप में बनना नहीं चाहते। जनता का पैसा जनता के विकास के लिए, राज्य के लिए विकास के लिए जाता हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है, उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अच्छा, क्या आपके पास इतने लंबा अनुभव है व्यापार का, क्या कभी बोर्ड ने किसी किसानों को पंप नहीं दिया, किसी किसान समितियों को हेल्प नहीं किया? कभी कोई हेल्प नहीं किया, कभी कोई हेल्प नहीं किया। पीछे में मैं नहीं जानता हूँ, उनका नाम याद नहीं है मुझको, एक कृषि मंत्री थे, उन्होंने खूब बड़ा प्रोग्राम किया 15 के अंदर में, हम कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। उन्होंने कोल्ड स्टोरेज का नींव भी डाला, वहाँ कोल्ड स्टोरेज का एक ईंटा भी नहीं लगा। एगमार डिपार्टमेंट का वहाँ कार्यालय खोला गया, एगमार डिपार्टमेंट का कार्यालय देखिए, उसकी चौखट है, खिड़कियाँ हैं, सब चली गई। वहाँ पर बटखरे लाए गए, तोलने का सामग्री लाया गया, वो तोलने का सामग्री दिखाई नहीं देता है। गुणवत्ता की जांच करने के इक्विपमेंट के नाम पर फॉल्स बिल बने, उन इक्विपमेंट्स का कोई ठिकाना नहीं है। आप जाके देखिए, 28 बाजार समितियां हैं, उसमें से 6 केवल चल रही हैं और जो बाकी की 22 हैं उनकी स्थिति एकदम जर्जर हो रखी है। जाके देखिए, क्या देंगे ये सुविधा। आज 15 जैसी बड़ी मंडी है, आज कहता हूँ झारखंड की सबसे अच्छी और बड़ी मंडी है, टॉयलेट तक नहीं है वहाँ, टॉयलेट तक नहीं है वहाँ, पानी नहीं है, स्ट्रीट लाइट नहीं है, क्या देंगे? ये बंदर बांट, बोर्ड का मतलब होता है बंदर बांट। तो फिर आखिर सरकार है, सिस्टम है, जब पिछली सरकार ने इसको खत्म कर दिया था, वर्तमान सरकार लेकर आई है, तो कुछ सोच समझ के लाई होगी ना। कृषि मंत्री का तो ऐसा नहीं है सपना आया कि नहीं हम करेंगे। देखिए कृषि, मैं कहता हूं ये लोकतंत्र है। आज केंद्र सरकार चैम्बरों को साथ में लेकर के कानून बनाती है तो चैम्बर का राय निर्णय लेती है। ये कानून जब बना तो आज व्यापारियों के साथ बैठ करके सलाह मशवरा करके बनाते, विश्वास में लेकर के बनाते। आपने कैसे उन भ्रष्ट सचिवों को साथ में लेकर के इस कानून को बना दिया? क्या है उसके अंदर में रुचि? उस रुचि को सामने लाइए। कोई भी एक किसान हो,
आपके 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 मीडिया के अंदर में, आपके टीवी के अंदर में कई किसानों की कहानियाँ आती हैं। अभी 2 बहनों की एक कहानी आई, उन्होंने कोई एक फूल अपने बलबूते पर उगाया, उसको कोई सरकारी सहायता नहीं मिली। कई किसान हैं यहाँ, किसानों को पंप देने की बात कर रहे हैं, पंप सड़ गए गोदाम के अंदर में। आप एक भी किसान सामने लाइए जिसको पंप मिला हो। हर गांव के अंदर में पेयजल के लिए एक टावर देना था, एक टंकी देनी थी, एक जनरेटर देना था, एक पंप देना था। कहाँ? सब मिलाकर के 10-12 गांवों के अंदर में दिखाई देता है। मेरी एक ही बात का निवेदन है, मेरी एक ही बात का निवेदन है, हम ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई भी राजस्व देने को तैयार हैं। हम आज जीएसटी इतना ट्रांसपेरेंट हो गया, हमारा अब किसी भी अधिकारी के साथ कोई शारीरिक मेल जोल नहीं है, कोई अधिकारी हमारे यहाँ आ नहीं सकता है, सारा कुछ कंप्यूटर पे होता है। और आज केंद्र सरकार को 1,68,000 करोड़ रुपए प्रति माह का टैक्स जाने लग गया। कम बड़ी बात है? क्यों नहीं देंगे हम टैक्स? देश हमारा है, राज्य हमारा है, हम इसी जनता से कमाते खाते हैं, क्यों नहीं देंगे? परंतु अगर हमको महसूस होता है कि इसका बंदर बांट होगा, इस राजस्व में भ्रष्टाचार होगा, हम टैक्स नहीं देंगे, हम टैक्स नहीं देंगे। सरकार तो विधेयक लाकर विधानसभा से पास की, कैबिनेट ने उसको लागू करें, फिर राज्यपाल के पास भेजा। राज्यपाल सिर्फ इसलिए वापस किए हैं उस विधेयक को कि वो हिंदी और अंग्रेजी वर्जन में थोड़ा अंतर है। भाई मैं यही तो बात आपको कह रहा हूँ। देखिए, सरकार की गलतियों को छुपाइए मत। मैं सीधी सीधी बात बोल रहा हूँ, अगर इस विधेयक को लाने में सीरियसनेस होता, इस विधेयक को अगर बंद कमरे में ना बना करके प्रोजेक्ट भवन में या नेपाल हाउस में लोगों के बीच में बनाया जाता, तो ये त्रुटि नहीं होती। ये सामान्य त्रुटि नहीं है, ये सामान्य त्रुटि नहीं है। आप जिस त्रुटि को कह रहे हैं कि चलिए ABCD की जगह क ख ग घ लिखा गया या रोमन लिपि में लिखा गया, ये सामान्य त्रुटि नहीं है। बनाने में गंभीरता नहीं है। अगर आपने गंभीरता से चर्चा करके बनाई होती तो ये त्रुटि नहीं रहती। एक बात आ रहा है JMM के तरफ से, और कि भाई व्यापारी वर्ग जो है, बीजेपी शासित राज्यों में ये जो टैक्स लगा है, ये 16 राज्य में ऑलरेडी बोल रहा है एग्जिस्ट कर रहा है। वहाँ बीजेपी का सरकार है तो व्यापारी लोग हल्ला नहीं कर रहा है, यहाँ बीजेपी की सरकार नहीं है तो तकलीफ होती है व्यापारियों को। तो ये तो कह रहे कि दोहरा चरित्र है ना। फिर नहीं, बात को समझ लीजिए, ये बात हमारे सामने कई बार आ चुकी है, बात को ठीक से समझ लीजिए। पहला तो कोई हमारा व्यापारी का दोहरा चरित्र नहीं होता है। पीछे 70 साल तक एक सरकार चली, उस सरकार ने खूब प्रमोशनल वर्क किए, विकास किया, शिक्षा का विकास किया, उद्योग का विकास किया, व्यापार उद्योग का भी विकास हुआ। कोई आदमी कह नहीं सकता कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, 70 साल में बहुत कुछ हुआ। परंतु व्यापारी सत्ता पक्ष से हरदम कभी न कभी किन्हीं कारणों से, उसके इंस्पेक्टर से, उसके कानूनों से पीड़ित होता है। जब पीड़ित होता है तो वो विपक्ष की तरफ में चला जाता है। बात को समझिएगा। तो हम पर एक मोहर लग गया कि हम भाजपा के हैं। हम भाजपा के नहीं हैं। आज हमको अगर मान लीजिए भाजपा प्रदेश के अंदर में किसी से पीड़ा होती है तो हम कांग्रेस की तरफ चले जाते हैं। हम अपनी पीड़ा किसको कहेंगे? पीड़ा देने वाले को तो पीड़ा नहीं कहा जाएगा, हमको सामने जाना पड़ता है। हमको GST से इतनी मुश्किलें आईं, हमने अपने कांग्रेस भाइयों को कहा, हमने अपने मार्क्सवादी भाइयों को कहा, हमने जदयू को कहा, हमने राजदा को कहा। हम भाजपाई ही हैं ऐसा नहीं है। हमारे व्यापार के बीच में कई लोग हैं जो कांग्रेसी हैं, कई लोग हैं जो जदयू के हैं, कई हैं जो मार्क्सवादी हैं, ऐसा नहीं है। तो पूरे 16 राज्यों में क्यों नहीं? 16 राज्यों की जहाँ तक बात है, देखिए 16 राज्यों में पंजाब में कृषि टैक्स है, आपके राजस्थान में है, उत्तरी गुजरात में है, पश्चिमी यूपी के अंदर में है। वहाँ पर कृषि कैश क्रॉप की बड़ी आमदनी होती है। जैसे राजस्थान में सरसों की आमदनी होती है, आपके महाराष्ट्र में है तो महाराष्ट्र के नागपुर में संतरों की आमदनी होती है, भारी मात्रा में आमदनी होती है। तो वहाँ क्या है कि सरकार की देख रेख में उसके फसल की नीलामी होती है। पहले उसकी गुणवत्ता की जांच होती है, वजन होता है, फिर उसकी नीलामी होती है। ये सारी प्रक्रिया वहाँ होती है। वहाँ बोर्ड के होने का एक कारण है। परंतु यहाँ आमदनी नहीं है। यहाँ किस चीज़ की आमदनी आप बताइए ना हमको। झारखंड में तो 75 से 80% माल दूसरे राज्यों से आता है, दूसरे राज्यों से प्रिपेयर्ड मटेरियल आता है। सरसों का तेल आता है, सरसों नहीं आता है। यहाँ प्रिपेयर्ड माल आता है। यहाँ कोई उसकी औचित्य नहीं है।
मंडियों के होने का औचित्य ये था कि भाई किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाया जाए। अब आप मान लीजिए कृषि टैक्स लगा दीजिएगा, क्या होगा इस सब्जी विक्रेताओं का? 2014 में हम लोगों ने सरकार को दिखलाया था चुपचाप ले जा करके कि देखिए सब्जी मंडी में क्या हो रहा है। 5 रुपया 10 रुपया 5 रुपया 10 रुपया ठेकेदार को ठेका दे दिया, वो वसूलता फिर रहा है। 500 रुपये की सब्जी बेचने वाले व्यक्ति को ऐसा सोचिए, ठीक है 5 रुपया देगा 10 रुपया देगा, परंतु उसके व्यापार के समय में आप खड़े हो गए दे 10 रुपया दे 20 रुपया। इस शोभा देता है सरकार को? किसी भी व्यक्ति को शोभा देता है? सरकार का एक तर्क ये भी है कि अगर व्यापारियों की बात मान लें तो धीरे धीरे बाजार समिति खत्म हो जाएगी, डेढ़ होना चाहिए। बोल रहा नहीं कर सकते ना? नहीं, क्यों नहीं कर सकते हैं? एकदम यहाँ मैं कहता हूँ नियंत्रण ही खत्म हो जाएगा बाजार। किसी चीज का नियंत्रण खत्म नहीं होगा। जब बाजार समिति 1982 के पहले नहीं थी तब भी बाजार था, 82 से चला बाजार समिति 2015 तक, तब भी ठीक चला, 2015 से 2022 तक तब भी ठीक चला। आप क्या क्या नियंत्रण चाहते हैं ये बताइए ना। हमसे बहुत अच्छा सवाल पूछा गया कि क्या वस्तु क्या भाव में बिक रही है, हमको नहीं मालूम। अधिकारियों से सरकार से पूछिए, 7 साल में किससे पूछा गया कि क्या भाव में आया और क्या भाव में नहीं गया? अधिकारी तो बैठे हुए थे कृषि मंडी में, किसी ने अपनी जिम्मेवारी को निभाया जो आज उनको याद आ रहा है कि ये हमारा नियंत्रण खत्म हो जाएगा? ये भ्रष्टाचार फैलाना चाहते हैं, सीधी सीधी बात है। ये आकर के हमारी दुकान में दादागिरी करना चाहते हैं। मैं चेता देना चाहता हूं सभी लोगों को, सरकार के अंदर और अधिकारियों को, कि अगर ये विधेयक निरस्त नहीं हुआ, हम पर जबरन थोपा गया, तो हम व्यापारियों को अपनी दुकानों में घुसने नहीं देंगे, किसी कीमत पर घुसने नहीं देंगे। अब जब आप लोग अविनाश पांडे जो कांग्रेस के प्रभारी हैं उनसे मिले और उनको पूरी बात बताई तो उन्होंने क्या कहा? अविनाश पांडे जी बहुत सुलझे हुए हमारे प्रभारी हैं कांग्रेस के। उन्होंने तुरंत हमारी पीड़ा और हमारी बात को समझा। उन्होंने अपने जो विधायक कांग्रेस विधायक दल के नेता श्री साहब आलमगीर आलम साहब को उन्होंने निर्देश दिया। शायद बीते रात जो है तीनों व्यक्ति यहाँ के जो वरिष्ठ हैं, बादल जी और उरांव साहब और आलमगीर आलम बैठे होंगे, मेरी जानकारी में नहीं है, परंतु हम लोगों ने समय मांगा था। आज हम लोग गए थे उनके मकान पर, डेरा पर, और हमने अपनी बातें उनको बताई। वो हमारी बातों से पूर्णतः संतुष्ट थे। वहाँ पर दीपिका पांडे जी भी थीं, वो भी हमारी बातों से पूर्णतः संतुष्ट थीं, और उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं बात करके इस विधेयक को निरस्त कराऊंगा, ठंडे बस्ते में डलवाऊंगा। और उन्होंने आग्रह किया कि ये जो आवक बंद है उसको आप लोग चालू कीजिए, नहीं तो यहाँ की जनता को दिक्कत आएगी। तो हम लोग वो अभी 4 बजे हमारी पूरे प्रदेश की, मतलब आप लोग आंदोलन अपना वापस ले रहे हैं? वापस लेंगे। हमें पूरा विश्वास है कि आलमगीर आलम साहब जो है यहाँ के गरीब गुरबों की पीड़ा को, व्यापारियों की पीड़ा को, यहाँ के राइस मिल वालों की पीड़ा को अच्छी तरह समझते हैं, और वो अपने जो उन्होंने आश्वासन और वादा किया है उस पर वो खरे उतरेंगे। शुक्रिया। तो व्यापारियों को कृषि मंत्री से तो सीधा आश्वासन नहीं मिला, लेकिन कह रहे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक दल के नेता से आश्वासन मिला है, लिहाजा व्यापारी अपना आंदोलन समाप्त कर रहे हैं, जो पिछले कई दिनों से, यूं कह लें महीनों से जारी था आंदोलन। कह रहे हैं लेकिन अगर इस विधेयक को ठंडे बस्ते में नहीं डाला गया तो आगे फिर लॉकडाउन होगा। जो बाजार समिति में सामानें आ रही है वो बंद हो जाएगी और पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in